तो फ्रेंड्स, आज जो ड्रामा मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसमें हमारी फीमेल लीड एक नोवेल में घुस गई है, जिसमें वो एक इविल कैरेक्टर है जो कि एक पापा बेटे को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो मेल लीड से बहुत ज्यादा प्यार करती है। लेकिन जब वो खुद नोवेल में घुसती है तो फिर वो रियलिटी को पूरी तरीके से चेंज कर देती है और अपना बहुत ज्यादा खराब एंड भी वो अच्छा कर देती है। ये सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारे ड्रामा की फीमेल लीड शिंग मोमू को देखते हैं और वो अपने बेड पर बैठकर वाइन पी रही थी। इसके बाद यहाँ पर उसके पास में हमारा मेल लीड शार लेकर के पहुंच जाता है। उसे देखकर यहाँ पर मोमो अपना जो वाइन का ग्लास है उसको साइड में रख देती है और यहाँ पर वो उसके साथ में रोमांटिक होने के लिए बोलने लग जाती है। लेकिन फिर उसको सेल्फ रियलाइजेशन होता है और वो खुद से ही बोलती है कि उसने क्या बोल दिया और वो आखिरकार है किस जगह पर। और फिर वो मेल लीड जैंग को देखने के बाद सोचने लग जाती है कि ये कितना ज्यादा अच्छा दिखता है। और जैंग यहाँ पर मोमो का सारा रिएक्शन देखने के बाद उससे कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं है लास्ट मंथ ही हमने एक अग्रीमेंट एक दूसरे के साथ में साइन कर लिया था कि हम दोनों साथ में सिर्फ और सिर्फ एक कपल होने का नाटक करने वाले हैं, और तुम तो वैसे भी मेरे साथ डिवोर्स ही लेना चाहती हो ना। और अब जाकर मोमो को रियलाइज होता है कि जिस नोवेल को वो रीड कर रही थी ना वो तो उसके अंदर आ गई है और उसको यहाँ पर रियलाइजेशन हो जाता है कि वो नोवेल के अंदर रीबॉर्न हो चुकी है। और फिर वो जैंग से बोलती है कि मैं ड्रंक हो गई थी और इसी वजह से नशे में आकर तुमसे ऐसी बहकी बहकी बातें करने लग गई। और जैंग यहाँ पर मोमो से पूछता है, तुम श्योर हो ना कि तुम बिल्कुल ठीक हो। और यहाँ पर मोमो के दिमाग में चल रहा था कि मैं इस नोवेल के अंदर आ गई हूँ और ये मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इतना ज्यादा आलीशान घर मिल रहा है और एकदम लग्जूरियस लाइफ। इस चीज को मुझे इतनी ज्यादा इजीली अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहिए और ऐसे र्यून भी नहीं करना चाहिए। और यही सोचते हुए वो उससे कह देती है कि हाँ, मैं तो बिल्कुल चंगी बिंदास हूँ। और जैंग यहाँ पर उसको सोने के लिए बोल देता है। वही मोमो के दिमाग में चल रहा था, ये कितना ज्यादा हैंडसम है, काश कि मैं इसके क्लोज जा सकती। लेकिन फिर उसके दिमाग में यही थॉट आता है कि लग्जूरियस लाइफ उसके हाथ से चली गई तो फिर उसके लिए अच्छा नहीं होने वाला है। और यही सोचते हुए वो इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो नींद में ही अपने हाथ को उस साइड पे कर देती है जहाँ पर जैंग लेटा हुआ था और उसके ये सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि वो जैंग को टच कर सके। पर जैंग तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं होता है। और फिर वो उठकर बैठ जाती है और उसके दिमाग में ख्याल आता है कि शायद वो पक्का अपने ऑफिस चला गया होगा। और फिर वो खुद से कहती है कि अब तो सारा का सारा घर मुझे ही अपने हाथों से संभालना पड़ेगा। फिर वो नीचे जाती है और इतना ज्यादा ह्यूज घर देखकर वो काफी ज्यादा हैप्पी हो रही थी और उसकी नजर एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल वॉच पर भी जाती है। और घर का बटलर यहाँ पर मोमो को बताता है कि ये वॉच तो वो पिछले हफ्ते ही लेकर आए थे। और ये सुनने के बाद यहाँ पर वो उस वॉच का प्राइस चेक करती है और ये देखने के बाद वो उसे आराम से हैंडल विद केयर करते हुए रख देती है। और फिर वो घर को और ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करने लग जाती है। फिर घर का बटलर उससे पूछता है कि लास्ट नाइट आपने हमें बताया नहीं कि आप क्या खाना पसंद करोगी, और इसीलिए मैंने आपके लिए चाइनीज फूड बनवा दिया। और ये सुनकर वो डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है और एक्साइटेड होकर खाना देखने लग जाती है। और यहाँ पर बटलर सोचता है कि पक्का मिस मोमो के ना दो रूप है। अभी वो यहाँ पर सर के जाने के बाद खुद को एकदम शेर समझ रही है और जब वो यहाँ पर होते हैं तब तो उनके तेवर बिल्कुल ही अलग होते हैं। और मोमो बटलर से बोलती है कि आप खड़े क्यों हो, आप भी मेरे साथ आकर खाना खा लो, देखो कितना सारा, मैं अकेले थोड़ी ना खा पाऊंगी। और फिर लेकिन बटलर यहाँ पे वो लाइटली मना कर देता है और उसके दिमाग में चल रहा था अगर इस बारे में सर को पता चल गया ना तो फिर वो काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे। फिर यहाँ पर वो इतना ज्यादा लीसा को खुश होकर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि आज तो मिस्टर फैंग आने वाले हैं सर के साथ में घर, और अगर उन्होंने मिस मोमो को दरवाजा ओपन करते हुए देख लिया ना तो हो सकता है कि वो काफी ज्यादा रेज्ड हो जाए, क्योंकि आज तो उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना ही नहीं नजर आ रहा। देन वो यहाँ पर वॉशरूम जाती है जहाँ पर घर की एक मेड उसको बताती है कि मैंने आपके लिए बाथ टब अच्छे से रेडी करवा दिया है। यहाँ पर वो घर का बाथरूम देखती है और सोचती है कि जिस अपार्टमेंट में मैं रहती थी उसके बेडरूम से भी ज्यादा बड़ा तो यहाँ का बाथरूम है। फिर वो एक बहुत ज्यादा कड़वी सी मेडिसिन को देखती है और इसको देखते अपनी नोज को पिंच कर लेती है। सर्वेंट बताती है ये मेडिसिन तो आप ही की हेल्थ के लिए है, जिससे आप फैमिली के एक एरिस को बर्थ दे सको। और ये बोलने के बाद वो वर्कर तो यहाँ से चली जाती है और मोमो को यहाँ पर रियलाइजेशन हो जाता है कि अगर उसने ये मेडिसिन पी ली ना तो फिर उसको नशे हो जाएंगे, क्योंकि ये ड्रग वाली मेडिसिन जो है। और यहाँ पर इस मेडिसिन को पीने के बड़े सारे खतरे हैं और इसी वजह से वो इस मेडिसिन को सिंक में डंप कर देती है। देन वो बाथटब में नहाते हुए फ्रूट्स खाने लग जाती है और फिर यहाँ पर मोमो याद करने लग जाती है किस तरीके से यहाँ पर वो अपनी दोस्त रूही के साथ में ऑफिस में काम कर रही थी और रूही उससे कह रही थी तुम जैसी ब्यूटीफुल लड़की को तो अपने यूथ में किसी ज्यादा रिच लड़के से शादी कर लेनी चाहिए।
और तुम्हें ओवर टाइम करके इतनी ज्यादा टेंशन लेने की तो कोई भी जरूरत ही नहीं है। और ये सुनकर यहाँ पर मूमू स्माइल करते हुए बोल रही थी कि हाँ तुम कह तो बिल्कुल ही सही रही हो। और प्रेजेंट में मूमू सोच रही थी चलो फाइनली उसकी बात सच हो गई और इसी लाइफ में आकर के मुझे एक रिच हस्बैंड मिल चुका है। और फिर वो सोचती है कि जिस नोवेल में मैं अभी हूँ उसकी फीमेल लीड तो जेंग के प्यार में एकदम ही ब्लाइंड हो गई थी और उसने तो पता नहीं क्या क्या करा था, लेकिन मैं तो उसके जैसा बिल्कुल भी कुछ भी बिहेव नहीं करने वाली हूँ। मैं एक अच्छी वाइफ और एक अच्छी हेड स्टेप मॉम बनूंगी और जेंग से उसके बेटे को बिल्कुल भी दूर भी नहीं करूंगी। और फिर वो इंटरनेट पे सर्च करने लग जाती है कि किस तरीके से एक स्टेप मॉम अपने स्टेप सन के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड अप कर पाए। और ये जानने के बाद उसको उसका आंसर मिल जाता है और जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर मोमो का स्टेप सन शाओ बाई घर आता है और वो अपने दोस्त चॉन नैन को भी लेकर आया था। यहाँ पर शाओ बाई से चैन नून पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी एक स्टेप मॉम भी है और वो तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी है और सिर्फ तुमसे 11 साल ही बड़ी है, तुम उनसे हमें मिलवाने नहीं वाले हो क्या? वही हम मोमो को देखते हैं जो कि किचन में खड़े होकर उन लोगों की सारी बातों को सुन रही थी। उसके दिमाग में आता है अगर शाओ भाई अपने दोस्तों को यहाँ पर लेकर आया है ना तो फिर उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर ही होगा। और फिर शाओ भाई यहाँ पर अपने दोस्तों से झूठ बोल देता है कि वो तो आज तक अपनी स्टेप मॉम से मिला तक नहीं है। और फिर उसकी फ्रेंड लूसी उससे कहती है कि मुझे ना तुम्हारी स्टेप मॉम से मिलने में डर लग रहा है, पता ही नहीं कि वो हमारे बारे में क्या सोचने वाली है। शाओ भाई उससे बोलता है देखो तुम्हें ना इतने ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम लोग मेरे अच्छे दोस्त हो और इसी वजह से उनको भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तभी शाओ भाई और उसके दोस्तों की नजर यहाँ पर मोमो पर जाती है और मोमो यहाँ पर उन सबको हेलो बोलती है। चेन नुआन यहाँ पर उसको देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और यहाँ पर शाओ भाई से पूछता है क्या ये तुम्हारी बड़ी बहन है? पर शाओ भाई यहाँ पर उससे बोलता है कि चेन नुआन देखो बकवास करने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। और चैन नुआन को भी समझ में आ जाता है कि अच्छा ये है शाओ भाई की स्टेप मॉम और फिर वो उससे यही सवाल भी कर देता है। शाओ भाई अपने दोस्तों से बोलता है कि इनको इग्नोर करो, चलो मेरे रूम में हम लोग गेम खेलते हैं। और फिर वो लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं और मोमो यहाँ पर खाना खाते हुए सोच रही थी कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो मेरी वजह से शाओ भाई डिस्टर्ब हो सकता है और ये सोचेगा कि मैं एक बहुत ज्यादा बुरी स्टेप मॉम हूँ। और यहाँ पर मोमो को जाता हुआ देखकर शाओ भाई के दिमाग में आता है आज इन्हें हो क्या गया है, मैं अपने दोस्तों को यहाँ पर लेकर आ गया और इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। फिर घर की वर्कर यहाँ पर उन लोगों के लिए कुछ स्नैक्स के पैकेट्स लेकर आ जाती है और फिर वो शाओ भाई और उसको दोस्तों को बताती है कि असल में ये सब कुछ यंग मैम ने आपके लिए ऑर्डर करवाए हैं। और ये सुनने के बाद तो वो एकदम हैरान हो जाता है और सोच में पड़ गया था कि आज उसकी स्टेप मॉम को आखिरकार हो क्या गया है, क्या वो सही में बदल चुकी है या फिर सिर्फ और सिर्फ वो ड्रामा कर रही है अच्छे होने का। और यही सोचते हुए वो घर की वर्कर से सवाल करता है तुम बिल्कुल सच बोल रही हो ना? तो वो वर्कर कहती है बिल्कुल, और उन्होंने तो हमसे ये भी बोला है अगर आपको जूस चाहिए होगा ना तो हम आपके लिए वो भी लाकर रख देंगे। तो फिर यहाँ पर शाओ भाई इसके लिए मना कर देता है। फिर चैन नुआन यहाँ पे शाओ भाई से बोलता है कि तुम्हारी मॉम तो बहुत ज्यादा अच्छी है और आई थिंक मेरी मॉम जो मेरी खुद की मॉम है वो भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होने वाली होंगी। शाओ भाई अपने दोस्त से कहता है ये सारी बकवास बातें छोड़ो और तुम्हें अपने काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और फिर थोड़ी देर बाद शाओ भाई चैन नुआन से पूछता है क्या तुम म्यूजिक की और सीडी को लेकर के आए हो? तो फिर वो उसको वो सीडी हैंड ओवर कर देता है। देन शाओ भाई अपने दोस्तों के साथ में मिलकर वो म्यूजिक बैंड को स्टार्ट कर देता है और फिर उसके दिमाग में चल रहा था अब मैं देखता हूँ कि उसकी स्टेप मॉम कब तक ये ड्रामा कंटिन्यू रखने वाली है। उसके दिमाग में चल रहा था कि जैसे ही मोमो ये आवाज सुनेगी वो तुरंत ही ड्रामा करने के लिए यहाँ पे आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मोमो तो अपने फोन में बैठकर मस्त टिकटॉक्स देख रही थी, लेकिन तेज म्यूजिक की आवाज सुनकर उसको गुस्सा आने लग गया था। लेकिन फिर वो खुद को समझाती है कि उसे काम रहकर एक अच्छी मॉम बन के दिखाना है और शाओ भाई अभी काफी ज्यादा यंग है और इसी वजह से वो ये सब कुछ उसको चिढ़ाने के लिए कर रहा है। और यही सोचते हुए वो डाउनस्टेयर्स आती है और वो उन लोगों को देखने लग गई थी और ये सब कुछ देखने के बाद वो लोग भी एकदम से रुक जाते हैं और शाओ भाई अपसेट होकर यहाँ पर मोमो की तरफ देखता है और मोमो यहाँ पर उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करके एक पोज देती है और फिर वो किचन की तरफ चली गई थी। और ये देखने के बाद तो शाओ भाई और उसके के सभी दोस्त एकदम हैरान रह जाते हैं और चैन नुआन शाओ भाई से बोलता है तुम्हारी मॉम तो बहुत ज्यादा अच्छी है
इतना ज्यादा हम शोर कर रहे हैं तब भी वो हमें जरा सा भी कुछ भी नहीं बोल रही है। उल्टा वो तो सबके साथ में नॉर्मली चिल ही कर रही है। ये देखने के बाद तो शाओबाई फिर से सोच में पड़ गया था कि आखिरकार ये कर क्या रही है। और फिर यहाँ पर जो मूमू थी वो किचन में जाती है और फ्रिज में से मिल्क निकाल कर पीने लग जाती है। और वो खुद से कह रही थी, मैं जानती हूँ कि शाओबाई अभी यंग है और इसी वजह से मुझे उसको नहीं डांटना चाहिए, और अगर मैं उसके साथ में अच्छे से पेश आऊंगी तो फिर हो सकता है ना कि वो मुझे अपनी मॉम के तौर पे एक्सेप्ट कर ही ले। इसके बाद यहाँ मोमो की नजर लूसी पे जाती है जो कि ड्रिंक में कुछ मिला रही होती है। और फॉर सम ऑब्वियस रीजंस ऑफ चाइनीज ड्रामा ये पक्का ड्रग ही होने वाला होगा, जिससे उसको याद आता है कि उसने तो नोवेल में पढ़ा था कि किस तरीके से लूसी शाओबाई के ड्रिंक में ड्रग मिला देती है। फिर उसके साथ में उसने नाइट स्पेंड कर ली थी और सारा ब्लेम शाओबाई के ऊपर ही उसने डाल दिया था। और एट द एंड जाकर यहाँ पर शाओबाई को ही लूसी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ गई थी। शाओबाई भी यहाँ पर उस ग्लास से ड्रिंक करने ही वाला था, लेकिन मोमो उसको सही टाइम पर आकर रोक देती है और फिर वो उसके पास जाती है। ये देखकर शाओबाई सोचता है कि चलो उनकी सारी एक्टिंग खत्म हो गई और अब जो रियल ड्रामा ये करती है वो ये स्टार्ट करने वाली है। और फिर शाओबाई यहाँ पर मोमो से पूछता है आपको क्या चाहिए, तो फिर यहाँ पर मोमो कहती है कि मुझे काफी ज्यादा गर्मी लग रही है, क्या मैं तुमसे ये ड्रिंक का ग्लास ले सकती हूँ। ये सुनकर तो वो एकदम हैरान हो जाता है और उसके दिमाग में चलता है ये सही में कोई ड्रामा नहीं करने वाली और इन्हें बस ये ग्लास चाहिए। मुझे तो लग रहा था कि यह यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा बखेड़ा करने वाली है। और मोमो यहाँ पर शाओबाई से वो ग्लास लेकर के किचन में चली जाती है। और ये देखने के बाद लूसी को तो बड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके सारा का सारा प्लान चौपट हो गया। थोड़ी देर बाद जब शाओबाई के दोस्त सबके सब अपने अपने घर चले जाते हैं तो फिर वो किचन में आता है, जहाँ पर मोमो उससे कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे जरा सा भी पसंद नहीं करते हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि मुझे तुमसे और तुम्हारे दोस्तों से जरा सी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और इसी वजह से मैं तुमसे बात भी करना चाहती हूँ। तो फिर शाओबाई उससे कहता है कि बताओ आपको क्या कहना है। तो फिर यहाँ पर मोमो भी शाओबाई को बता देती है कि वो जो लूसी है ना तुम्हारी दोस्त, उसने तुम्हारे ग्लास में असल में ड्रग डाल दिया था और इसी वजह से मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम उस ग्लास से ड्रिंक कर लो और फिर उसके बैड टैक्टिक्स के यहाँ पर वो निशाने में आ जाए। और ये बोलने के बाद यहाँ पर मोमो तो जाने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर फैंग उसको आवाज देता है और कहता है कि 1 मिनट रुकना जरा। इस पर मोमो उससे कहती है अगर रिश्ते की बात की जाए तो फिर मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तो फिर तुम्हें मुझसे थोड़ी ज्यादा तमीज से बात कर लेनी चाहिए। शाओबाई भी ये बात सुनकर नर्वस होता है और उसके बाद यहाँ से चला जाता है। और मोमो सोचती है कि शायद ये पक्का मुझे थैंक यू बोलना चाह रहा था और मैंने फालतू में इसको टोक दिया और इसी वजह से वो बोल भी नहीं पाया। उसी तरफ हम जैंग को देखते हैं जो कि बाद में मोमो को टेक्स्ट करके बताता है कि कल एक कॉकटेल पार्टी होने वाली है और इसी वजह से वो बढ़िया तरीके से रेडी हो जाए उसके लिए और उसके असिस्टेंट के साथ में वो उस पार्टी को अटेंड करने के लिए आ जाए। और ये सुनने के बाद मोमो सोचती है कि अब तो उसको पार्टी में जाने के लिए बढ़िया से तैयारी भी करनी पड़ेगी और वो सोच में पड़ जाती है कि वो वहाँ पर क्या पहन कर जाए। और यही सोचते हुए वो अपना वॉक इन वार्डरोब ओपन करती है और वहाँ पर तो बहुत सारी ड्रेसेस और बहुत अच्छा मेकअप रखा हुआ था ऑलरेडी। और उसको देखने के बाद तो वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और सोचती है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा नोवेल में था और जहाँ पर फीमेल लीड को सब कुछ मिल जाया करता था। अगला सीन हम उस कॉकटेल पार्टी का देखते हैं जहाँ पर जैंग की जो बिजनेस फ्रेंड है ना सीसी, वो अपनी फ्रेंड के साथ में मस्त गप्पे मार रही थी। जैंग ने जिस लड़की के साथ में शादी करी है ना वो तो बड़ी ज्यादा अगली दिखती है और वो तो बहुत ज्यादा फैट भी है और जैंग ने तो सिर्फ और सिर्फ उससे इसलिए शादी करी है ताकि वो उसके बेटे शाओबाई का अच्छे से ध्यान रख सके। दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ में ड्रिंक करते हुए बातें कर रहा था। अभी वहाँ पर मोमो रेडी होकर के पहुँच जाती है और सभी लोग उसको देखकर एकदम स्टन रह जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुली रेडी होकर के पहुंची हुई थी। देन वो जैंग के पास जाती है और उसको वो अपने क्लोज कर लेती है और इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे को देखने लग गए थे। इस पर यहाँ पर जैंग भी मोमो की कमर को पकड़कर उसे अपने क्लोज कर लेता है और इस चीज से मोमो थोड़ी सी नर्वस हो गई थी क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती है। और इसके बाद यहाँ पर जैंग के फ्रेंड यहाँ पे उसकी मोमो और जैंग की तारीफ करते हुए कहते हो कि तुम दोनों तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो एक दूसरे के साथ में। और ये सुनकर तो जैंग मोमो को अपनी साइड कर करके उसके वेस्ट के ऊपर अपना हाथ रख लेता है और मोमो सोचती है कि एट द एंड हम दोनों
को एक बहुत ज्यादा अच्छा कपल होने का प्रिटेंड तो करना ही है, तो इसी वजह से हमें एक दूसरे के क्लोज भी रहना ही चाहिए ताकि जैंग सब लोगों के सामने ये शो ऑफ कर सके कि उसकी फैमिली पूरी तरीके से बढ़िया है और ये लोग अच्छे रिलेशनशिप में भी हैं एक दूसरे के साथ में। उसी तरफ सीसी और उसकी सहेलियां तो यहाँ पर मोमो और जैंग को साथ में देख करके बड़ी ज्यादा जेलस हो रही थी और उनको देख करके उनकी बुराइयां कर रही होती हैं। अभी जैंग के पास में उसका एक क्लाइंट आता है और कहता है कि मुझे तुमसे एक डील के बारे में बात करनी है, और ये सुनकर मोमो भी जैंग को कहती है कि तुम लोग मस्त बात करो, मैं तुम लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी बीच में नहीं आने वाली हूँ, और तब तक मैं मस्त अपनी पेट पूजा कर लेती हूँ। फिर वो नीचे जा करके ड्रिंक करती है और खाने की तरफ देखते हुए सोचती है जैंग तो काफी ज्यादा रिच है और मैं तो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी हूँ। तभी वहाँ पर मोमो के पास में एक लड़का आता है और उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है यहाँ पर। तो फिर मोमो भी उसको बता देती है कि वो मिस्टर जैंग की वाइफ है। जैंग का नाम सुनकर तो वो लड़का भी डर करके चला जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर मोमो को बटलर की कॉल आती है और वो उसको बताती है कि यहाँ पर शॉवाई के स्कूल में ना एक प्रॉब्लम हो गई है, और ये सुनकर मोमो सोचती है लगता है कि अब अपनी एक्टिंग बंद करने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये फेक स्माइल करते करते तो मैं भी बहुत ज्यादा थक गई और मेरा जबड़ा भी दुख रहा है। और यही सोचकर वो बटलर वैंग से पूछती है कि आखिरकार स्कूल में हुआ क्या है। इस पर वो बटलर उसको बता देता है कि असल में शॉवाई ने अपने टीचर के साथ में मिसबिहेव करा है और प्रिंसिपल ने ऑर्डर किया है कि उसके पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाए, और इसी वजह से मैंने फिलहाल आप ही को कॉल कर दिया क्योंकि बॉस तो काफी ज्यादा बिजी होंगे ना, और शॉवाई भी नहीं चाहता कि उस बारे में उसको डैड को पता भी चले, तो क्या प्लीज आप यहाँ पर आ सकती हो। और ये बोलकर तो यहाँ पर वो बोल देती है कि वो काफी ज्यादा थक चुकी है और कोशिश करेगी, और ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जैंग मोमो के पास में आ जाता है और वो उससे सवाल करता है कि तुम ठीक हो ना, तो वो उससे कह देती है कि मैं हाँ ठीक तो हूँ पर थोड़ा थक भी गई हूँ। और फिर उसकी नजर यहाँ पर खाने पर होती है लेकिन वो कुछ भी नहीं खा पाती, और जैंग मोमो से बोलता है अगर तुम थक चुकी हो तो फिर तुम्हें घर जाकर रेस्ट कर लेना चाहिए, मैं अपने असिस्टेंट से बोल देता हूँ वो तुम्हें घर पे ड्रॉप कर देगा। अगले सीन में हम मोमो को देखते हैं जो कि स्कूल पे पहुंच गई थी और फिर वो बटलर से पूछती है कि बताओ क्या हुआ था यहाँ पे। इस पर बटलर भी यहाँ पर मोमो को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और बताता है कि इसमें शॉवाई की कोई भी गलती ही नहीं है। दूसरी तरफ हम शॉवाई को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ में मौजूद होता है, और फिर वो मोमो को वहाँ पे देखकर एकदम हैरान हो जाता है और उसके दिमाग में चल रहा था अगर अब उसकी स्टेप मॉम यहाँ पर पहुंच गई है तो फिर वो पक्का उसको बहुत ज्यादा सुनाने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं मोमो जो कि शॉवाई को हेलो बोलती है और फिर वो उससे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए क्योंकि मुझे उन लोगों को सबक सिखाना है, और ये बोलकर वो बटलर के साथ में आगे बढ़ गई थी। शॉवाई भी यहाँ पर मोमो के साथ में प्रिंसिपल ऑफिस चल देता है, जहाँ पर प्रिंसिपल यहाँ पर मोमो से बोलता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप बहुत ज्यादा बिजी होंगी लेकिन तब भी आपको यहाँ पर आना पड़ा, लेकिन शॉवाई ने उसके टीचर के साथ में मिसबिहेव करा है और हम लोग चाहते हैं कि इस बात को यहीं पे रफा दफा कर दिया जाए, और ये बात यहाँ पर इस तरीके से खत्म हो जाएगी अगर शॉवाई सॉरी बोल देगा अपने टीचर को। यहाँ पर हम देखते हैं कि मोमो बोलती है कि मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं थी और मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि सब कुछ जो कुछ भी बिगड़ा है ना उसको मैं अच्छे से खुद से फिक्स कर पाऊँ, और मुझे पहले से इस बारे में पता है कि शॉवाई की इसमें एक भी गलती ही नहीं है और ये सब कुछ दया की वजह से हुआ है और वो आपसे झूठ बोल रहा है। और इसके बाद यहाँ पर मोमो लोगों को सीसीटीवी फुटेज शो कर देती है जहाँ पर हम शॉवाई को देखते हैं जो कि आराम से अपनी क्लासरूम में बैठा हुआ था कि तभी उसके टीचर उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम जैसे स्टूडेंट को तो मैं अपने आसपास भटकने भी नहीं देता हूँ क्योंकि तुम लोगों का तो पढ़ाई के ऊपर जरा सा भी ध्यान ही नहीं होता है। ये सुनकर तो शॉवाई गुस्से से खड़ा हो जाता है और उसके टीचर उसको देखकर थोड़ा डरते तो है और इससे पूछते हैं क्या करने वाले हो तुम। यहाँ पर शॉवाई का दोस्त उसको समझाता है कि देखो तुम गुस्सा तो हो लेकिन यहाँ पर अपने हाथ पैर मत चलाना। शॉवाई तो अपना बैग लेकर वहाँ से जाने लग जाता है और उसके टीचर से सवाल करता है कि तुम ये कर क्या रहे हो। शॉवाई कहता है आप ही तो चाहते हो ना कि मैं आपके क्लास में ना रहूं तो फिर वही मैं कर रहा हूँ आपके ऑर्डर को फॉलो करके। और ये बोलने के बाद वो तो वहाँ से निकल जाता है और ये देखने के बाद तो टीचर को भी ये चीज का रियलाइजेशन हो जाता है कि ये सब कुछ तो उन्हीं के स्टाफ के टीचर ने करा है और उन्होंने यहाँ पर शॉवाई को मजबूर करा कि वो उसके साथ में मिसबिहेव करे, और जबकि शॉवाई ने तो उनको जरा सा भी हार्म भी नहीं करा। वहीं हम शॉवाई को देखते हैं जो कि मोमो से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि मोमो ने उसका सपोर्ट करा, और फिर वो सोचता है कि सारी की सारी जो स्टेप मॉम होती है ना वो सबके सब एक जैसी होती नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर टीचर ही यहाँ पे शॉवाई से सॉरी बोल देता है अपने बिहेवियर के बेसिस पर। फिर हम देखते हैं शॉवाई जब प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आता है तो फिर उसके सवाल करने के लिए उसके दोस्त उसको घेर लेते हैं और फिर वो उससे क्वेश्चन करते हैं क्या तुम्हारी स्टेप मॉम ने तुमको डांटा, और वो पक्का प्रिंसिपल के सामने तुम्हारी बहुत ज्यादा बुराई भी कर रही होगी। और फिर उसका फ्रेंड उसको
उसको ड्रिंक देकर रिलैक्स करने के लिए भी बोल देता है, लेकिन शॉ बॉय उनको कोई भी आंसर नहीं देता है। वहीं फिर मूमू भी वहाँ पर आती है और फिर वो शॉ बॉय से बोलती है कि अब मैं घर जा रही हूँ, इसलिए तुम्हें भी अब अपने क्लास में जा करके अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। शॉ बॉय यहाँ पर मूमू को रोकता है और उसको अपनी ड्रिंक ऑफर कर देता है, तो फिर मूमू भी ड्रिंक लेकर स्माइल करती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर शॉ बॉय के दोस्तों को भी रियलाइजेशन हो जाता है कि असल में मूमू ने शॉ बॉय को डांटा नहीं बल्कि उसका सपोर्ट करा, और फिर शॉ बॉय भी अपने दोस्तों के पास से वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं जो कि अपने क्लाइंट के साथ में मीटिंग कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि मूमू यहाँ पर जैंग को मैसेज करती है और इससे उसके दो यहाँ पे सारे के सारे क्लाइंट्स जो होते हैं वो चले जाते हैं। और यहाँ पर मूमू ने जैंग को मैसेज करके बोला था कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें ना मेरा ड्रिंक करना पसंद नहीं है, और इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे रोक सकते हो या फिर मेरे ऊपर कोई भी बाउंडेशन लगा सकते हो। और ये मैसेज देखने के बाद तो जैंग उससे सवाल करने लग जाता है कि तुम हो कौन, तो फिर वो उसको बता देती है कि तुम्हारी वाइफ हूँ। और ये देखकर वो सोचे पड़ जाता है कि भला मैंने इसको ड्रिंक करने के लिए कब मेरे को मना कर दिया, मुझे तक नहीं पता है ये तो। और यही सब कुछ वो सोच में पड़ जाता है और अपने बटलर वोंग को कॉल करता है, और फिर वो यहाँ पर मूमू के बारे में अपने बटलर से पूछने लग जाता है जो कि बेंच पर बैठ करके फ्लावर्स को अरेंज कर रही थी अच्छे से वॉश में। और फिर वो सर्वेंट से सवाल करती है क्या ये फ्लावर्स हमारे गार्डन के हैं, तो फिर सर्वेंट यहाँ पर उसको जवाब देती है कि नहीं, ये तो हम खरीद कर लेकर आए हैं। तो फिर यहाँ पर तो मूमू उससे भी सवाल करने लग जाती है क्या हमारे नेबर्स भी फ्लावर्स को परचेज करते हैं, और इन सारे फ्लावर्स की आखिरकार कीमत क्या है। और ये सब कुछ जानने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है क्यों ना वो अपने खुद का फ्लावर्स का बिजनेस स्टार्ट कर दे। और वहीं हम जैंग को देखते हैं जो कि अपने बटलर से सवाल करता है क्या क्या आज कुछ हुआ था। तो फिर बटलर उसको जवाब देता है कि देखो मैं आपको बताना तो चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि आप बिजी थे, तो इसलिए मैंने मिस मूमू को ही कॉल कर दिया। असल में हशाओ भाई के स्कूल में एक झगड़ा हो गया था, लेकिन मैम ने उस सारी सिचुएशन को बहुत ज्यादा अच्छे से जाकर के डील कर लिया और उनका मूड भी काफी ज्यादा अच्छा है। और ये जानने के बाद तो जैंग को भी यहाँ पर दिल में चैन मिल जाता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पे मूमू को देखते हैं जो कि एक नोटपैड में अपने प्रॉफिट वगैरह का हिसाब कर रही थी कि किस तरीके से वो इस बिजनेस को कर सकती है, और सोच रही थी कि अगर जैंग उसे अपने घर से निकाल भी देगा ना तो फिर वो काफी ज्यादा आराम से अपनी लग्जरी लाइफ को जी सकती है। और यही सोचकर वो हैप्पी होकर सोने लग जाती है। तभी वहाँ पर जैंग आ जाता है और यहाँ पे मूमू के दिमाग में चल रहा था अभी तक उसकी पार्टी वगैरह तो खत्म हुई नहीं होगी, तो फिर ये इतनी जल्दी घर कैसे आ गया है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जैंग बेड पे आ जाता है और मूमू से सवाल करता है कि भला मैंने तुम्हें ड्रिंक करने के लिए मना कब करा था। और मूमू भी सोचती है कि शायद मुझे जैंग से इतने ज्यादा रूड टोन में बात करनी ही नहीं चाहिए थी। वो कोई जवाब नहीं देती, तो फिर वो उससे कह देता है जो तुम्हारा मन करे तुम वो कर सकती हो। और ये बोलने के बाद वो खुद सो गया था। और थोड़ी देर तक हम देखते हैं कि वो जैंग को देखने लग जाती है और सोचती है ये 38 की एज में भी काफी ज्यादा यंग ही लगता है। तभी हम देखते हैं जैंग आंखें बंद करके रीस से सवाल करता है कि भला तुम मुझे क्यों देख रही हो, क्या मेरे मुंह पे कुछ लगा हुआ है। वो उससे घबरा जाती है और फिर वो वहाँ से जाने लग जाती है। तो फिर जैंग उसका हाथ पकड़कर उसको रोकता है और कहता है कि तुम्हें ना कहीं पर भी जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर आराम से सो सकती हो। और उसकी ये बात सुनने के बाद वो भी वहीं पे सो जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर मूमू को देखते हैं जो कि नेक्स्ट डे जैंग को घर पर देखकर उससे सवाल करती है क्या तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना है। तो फिर वो उससे कहता है नहीं, आज तो मैं वर्क फ्रॉम होम करने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं उनका घर का बटलर उनके पास में आता है और उनको इन्फॉर्म करता है कि ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। इस पर जैंग मूमू से बोलता है कि चलो तो आज हम साथ में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम जैंग और मूमू को देखते हैं जो लोग जहाँ पर अपना अपना फोन यूज करते हुए अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर शॉ बॉय भी अपना लैपटॉप लेकर पहुंच जाता है और अपना ब्रेकफास्ट करने लग जाता है, लेकिन वो जैंग से कुछ खास बात कर नहीं रहा था। और ये देखकर मूमू अपना फोन साइड में रख देती है और उसके दिमाग में आने लग जाता है कि भला ये दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी शॉ बॉय जैंग से बोलता है कि असल में मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो अभी वो अपना प्रोजेक्ट उसको दिखाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जैंग तो शॉ बॉय से काफी ज्यादा रूड टोन में बात करते हुए कहता है तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी तुम पढ़ाई पर ध्यान दो क्योंकि तुम तो अभी बस एक स्टूडेंट हो। और ये सुनकर तो शॉ बॉय काफी ज्यादा सैड हो जाता है और फिर वो वहाँ से उठ करके चला गया था। और ये देखने के बाद तो मूमू को भी गुस्सा आ जाता है और वो सोचती है कि उसे शायद जैंग से इस बारे में बात करनी चाहिए। और फिर उसके दिमाग में आता है खैर वो है तो उसकी स्टेप मॉमी, और ये सोचकर वो वहाँ से जाने लग जाती है। पर जैंग उसे सवाल करता है क्या तुम घर पे रहते रहते काफी ज्यादा बोर हो गई हो, तो फिर तुम माउंटेन के रिजॉर्ट पर भी जा सकती हो टाइम पास करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मूमू से कहती है कि नहीं मैं बोर नहीं हुई हूँ, मेरे बहुत सारे काम होते हैं घर पर, तुम्हारी तरह वेली थोड़ी हूँ। और फिर यहाँ पर ये बोलने के बाद वो तुरंत ही डाइनिंग टेबल पे वापस आ जाती है और जैंग से बोलती है थोड़ा घबराते हुए कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। जैंग इस पर उससे बोलता है कि ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें
तुम्हें मुझसे पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद तो वो हैप्पी हो जाती है और वो उससे कहती है कि वाओ तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो। और इसके बाद यहाँ पर वो अपना पूरा का पूरा आइडिया उसको एक्सप्लेन करती है और किस तरीके से वो यहाँ पर फ्रेश बुके बेचना चाहती है, वो भी हर रोज, और फ्लावर का बिजनेस भी करना चाहती है क्योंकि इस बिजनेस में आज की डेट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और उसको काफी ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है इसके वजह से। जैंग भी यहाँ पर उसको सपोर्ट करता है और उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट भी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया। लेकिन मोमो यहाँ पर पैसे लेने से उससे मना कर देती है। वो उससे कहता है तुम्हें मुझे मना नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो यहाँ पर वो तो अपनी एक शर्त रख देती है और कहती है अगर तुम मुझे लोन के तौर पे पैसे दोगे और इंटरेस्ट के साथ वो वापस लोगे तभी मैं तुमसे वो पैसे ले सकती हूँ। इस पर जैंग भी यहाँ पर मोमो की बात मानने के लिए तैयार हो गया था और ये बात जानने के बाद तो वो भी काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है और फिर यहाँ पर वो उसके शोल्डर को टैप करने लग जाती है। और ये देखने के बाद तो बटलर भी एकदम हैरान हो गया था कि ये आज घर में हो क्या रहा है। उसके दिमाग में चल रहा था कि आज तक उसके बॉस के साथ में ऐसा बिहेव किसी ने भी नहीं करा। और फिर उसकी नजर यहाँ पर जैंग पे जाती है जो कि आराम से मोमो की बातें सुनकर उसकी बातों पर हंस रहा था। तो वह बटलर भी ये देखकर काम डाउन होता है और वो सोचता है कि कोई माहौल खराब नहीं होने वाला और स्माइल करने लग जाता है। इसके बाद मोमो वहाँ से जाते हुए नोटिस करती है कि जैंग तो शाओ बाई का प्रोजेक्ट देखकर भी स्माइल कर रहा है। और फिर मोमो यहाँ पर फिगर आउट कर लेती है कि जैंग को अपने बेटे की बहुत ज्यादा फिक्र है लेकिन वो उसके सामने जरा सा भी एक्सप्रेस नहीं करता अपनी फीलिंग। नेक्स्ट हम मोमो को देखते हैं जो कि पेपर्स कॉन्ट्रैक्ट बनवा कर दोबारा से जैंग के पास में आ जाती है और यहाँ पर वो उसको उन पेपर्स के ऊपर सिग्नेचर करने के लिए बोल रही होती है। यहाँ पर वो भी उन पेपर्स के ऊपर साइन कर देता है और मोमो उससे कहती है तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे पैसे मैं इंटरेस्ट के साथ ही तुम्हें तुरंत ही लौटा दूंगी जब भी मेरे पास में प्रॉफिट होके आ जाएंगे। नेक्स्ट हम मोमो को देखते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर से मिलने के बाद अपने बिजनेस के लिए एक अच्छी सी जगह भी ढूंढ लेती है और वहाँ जाकर के वो अपना बिजनेस स्टार्ट करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो जैंग के असिस्टेंट से मिलने के लिए एक होटल में जाती है, वो भी स्कूटर पे सवार होकर, क्योंकि जैंग का असिस्टेंट असल में मोमो को उन लोगों से मिलवाने वाला था, वो फार्मर्स जो कि फ्लावर्स की खेती करते हैं। अभी वहाँ पर लूसी आ जाती है और असिस्टेंट और मोमो को साथ में देख करके वो उनकी फोटोज क्लिक करने लग जाती है और स्माइल करते हुए वो सोचती है कि वो शाओ बाई को अब ये सारी की सारी फोटोज दिखा देगी और इससे वो मोमो के खिलाफ बहुत ज्यादा भड़क जाएगा और वो उसके रास्ते का कांटा बनना बंद कर देगी। नेक्स्ट हम शाओ बाई को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ में मस्त फुटबॉल खेल रहा था। तभी वहाँ पर लूसी पहुँच जाती है और वो यहाँ पर शाओ बाई को मोमो के असिस्टेंट के साथ वाली पिक्चर शो करने लग जाती है और शाओ बाई ये फोटोज देखकर गुस्से से बोलता है कि ये फोटो सारी की सारी मुझे सेंड कर दो। देन हम देखते हैं वो घर पहुँच जाता है और मोमो से सवाल करती है तुमने खाना वगैरह खा लिया? तो वो उससे कहता है कि नहीं, मैंने स्कूल में बस थोड़ा सा ही खाया था। तो वो उससे बोलती है ओके, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना टेबल पे अरेंज करवा देती हूँ। ये बोल करके वो जाने लग जाती है लेकिन शाओ बाई उसको रोक लेता है और फिर वो फोटोज दिखा करके उसको कन्फ्रंट करता है और उससे सवाल करता है कि क्या वो उसके डैड के ऊपर चीट कर रही है। और यहाँ पर मोमो उसका फोन चेक करती है और उसे देखने के बाद उसको पता चलता है कि ये फोटोज तो असल में लूसी ने शाओ बाई को सेंड करे हैं और वो शाओ बाई से कहती है कि कितनी ज्यादा बेकार फोटोज क्लिक करी है उस लड़की ने मेरी। ऑन दी अदर हैंड रियलिटी में मैं तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती हूँ और उसने मेरी ब्यूटी को बिल्कुल भी जस्टिस नहीं दी है इन फोटोज में, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करके सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगी। शाओ बाई तो यहाँ पर मोमो की बातें सुनकर एकदम कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो मोमो से सवाल करता है आपको इस बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है? तो फिर वो उससे कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे डैड के ऊपर जरा सी भी चीटिंग नहीं कर रही हूँ और ये जो आदमी इन फोटोज में तुम्हें नजर आ रहा है ना, ये असल में तुम्हारे डैड का ही असिस्टेंट है और असल में मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ और इसी वजह से उनके साथ में कुछ यहाँ पर काम आने वाले लोगों से ही मिलने के लिए गई हुई थी, वो भी तुम्हारे डैड के कहने पर। तो फिर उन्हें इस बारे में सब कुछ पता है और ये सुनने के बाद तो शाओ बाई का भी मन एकदम शांत हो जाता है। फिर वो उससे अपोलोजाइज करता है और कहता है मुझे माफ करना, मैंने यहाँ वहाँ की बातें सुनकर आपको इतना ज्यादा गलत समझ लिया। तो मोमो कहते कोई बात नहीं, लूसी से मिल करके मैं उसको सारा का सारा सबक सिखा दूंगी और उसे सिखा दूंगी किस तरीके से बड़ों के साथ बिहेव करना चाहिए और तुम्हारे लिए भी यही बेटर होगा कि तुम उस लड़की से दूर रहो, वो कुछ ठीक नहीं है। देन वो उससे यहाँ पर खाने के लिए पूछती है और वो उससे कहता है कि हाँ मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। तो फिर वो इस बात पर ओके बोलकर आगे बढ़ जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं यहाँ पर मोमो शाओ बाई के साथ में बाहर जा रही थी। जैंग उन दोनों को देखता है और फिर उनसे सवाल करता है कि तुम दोनों कहाँ पर जा रहे हो? शाओ बाई जैंग से झूठ बोल देता है कि असल में मैं इनको अपना फुटबॉल मैच दिखाने के लिए लेकर जा रहा हूँ और ये बोलने के बाद वो तो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। और जैंग ये सब कुछ देखने के बाद सोचता है मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इन दोनों का बॉन्ड इतनी ज्यादा जल्दी जा करके इतना अच्छा हो जाएगा,
वहीं हम मोमो को देखते हैं जो कि बाहर आकर शाओबाई से कहती है कि तुम तो झूठ बोलने में एकदम एक्सपर्ट हो, लेकिन तुम्हें अपने डैड से इस तरीके से जाकर के झूठ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि जब तुम स्कूल में होमवर्क न करके लेकर जाया करो ना तो फिर तुम टीचर से झूठ बोला करो। तो फिर वो कहता है कि झूठ बोलना जरूरी था, नहीं तो डैड हमारी बहुत ज्यादा फिक्र करते। एक सीन में हम लूसी को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में बैठ करके अपना मेकअप वगैरह फिक्स कर रही होती है। इसके दिमाग में चल रहा था शाओबाई अपनी मॉम को फोटोज दिखाएगा और उनको कन्फ्रंट करेगा और इस वजह से उन दोनों के बीच में कितना ज्यादा झगड़ा पड़ जाएगा, और यही सोच करके वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो रही थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर शाओबाई मोमो के साथ में पहुंच जाता है उसी रेस्टोरेंट में। उसे देख करके तो लूसी एकदम डर जाती है और फिर वहाँ पर मोमो सब लोगों के लिए लंच ऑर्डर करती है और ये देख करके लूसी डरते हुए उसका शुक्रिया कर देती है। मोमो यहाँ पर लूसी को वही वीडियो दिखाती है जहाँ पर वो शाओबाई के ड्रिंक में ड्रग मिला रही थी और फिर वो उसको धमकाते हुए बोलती है कि अगर ये वीडियो तुम्हारे स्कूल में पहुंच गई तो तुम्हें पता है ना कि क्या होने वाला है। पर लूसी भी उससे माफी मांगती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, और आपकी वो पिक्चर्स मैंने क्लिक करी थी उसके लिए मेरा एक अलग मोटिव था, वो नहीं जो कि आप सोच रही हो। मैंने बाय मिस्टेक उन फोटोज को क्लिक कर लिया था। पर वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें अच्छे से समझती हूँ, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर वो उसको समझाने लग जाती है कि तुम अभी स्कूल में हो और तुम्हें तुम्हारा सारा का सारा फोकस पढ़ाई के ऊपर करना, रिलेशनशिप वगैरह करने के लिए तुम्हारी पूरी की पूरी उम्र बची है। और हमारी फैमिली ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि शाओबाई की रेप्यूटेशन अभी से इतनी ज्यादा खराब होने लग जाए या फिर वो किसी भी रिलेशनशिप में फंस जाए और उसके ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है हमको। ये सुनने के बाद तो शाओबाई भी पानी पीते हुए एकदम हैरान हो जाता है और सोच में पड़ गया था कि सही में ये मुझे अपनी फैमिली का पार्ट समझती है। इसके बाद हम मोमो और शाओबाई को साथ में देखते हैं और यहाँ पर शाओबाई मोमो से कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ उस बारे में आप डैड को इन्फॉर्म मत करना। तो वो उससे कहती है कि ठीक है, ये बात तो मैं उससे नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरी भी यहाँ पर एक शर्त है। तो वो उससे सवाल करता है कि आप मुझे बताओ आप क्या चाहती हो। तो वो उससे कहती है कि अगर तुम मुझे ट्रीट देने के लिए तैयार हो तो फिर मैं तुम्हारे डैड से इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो स्ट्रीट फूड खाने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर तो मोमो बहुत सारा स्ट्रीट फूड अपने लिए ऑर्डर कर लेती है। ये देख करके वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। ये देखने के बाद शाओबाई भी स्माइल कर रहा था और वो उसके साथ में खाना एंजॉय करने लग जाता है। इसके बाद शाओबाई जाते हुए कैंडी की तरफ अपनी जर गाड़ लेता है और यहाँ पर मोमो से कहती है अगर तुम्हें वो चाहिए तो फिर तुम जा करके ले सकते हो, मुझे पता है कि तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हें यही चीजें पसंद आएंगी। तो फिर शाओबाई उसको बता दिया है कि असल में ये मुझे नहीं बल्कि मेरे डैड को पसंद है। तो फिर वो कहती है अच्छा तुम्हारे डैड के लिए तो मैं खुद से ये खरीद लेती हूँ। और वह कहता है ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आप मेरे डैड को इस बारे में मत बताना कि कैंडी के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों कार में थे और यहाँ पर मोमो अचानक से कार को रोक देती है। तो फिर शाओबाई कहता है कि अभी तक तो हम घर पहुँचे नहीं है, तो फिर आपने ये कार रोक क्यों दी। तो वो उससे बताती है कि मैंने बहुत ज्यादा खा लिया और अब मुझसे बैठा नहीं जा रहा, तो फिर मैं वॉक करते हुए घर जाना चाहती हूँ। और फिर वो उसको कार कीज देते हुए कहती है अगर तुम्हारा मन करे तो फिर तुम ये कार ड्राइव कर सकते हो। वो भी फटाफट से कीज लेने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर मोमो से सवाल करती है शाओबाई कि तुम्हारे पास में ड्राइवर्स लाइसेंस है। ये सुनकर तो वो एकदम शांत हो जाता है और फिर वो उससे कहता है कि ठीक रहेगा कि मैं भी आपके साथ में वॉक कर ही घर चलूं। और फिर वो दोनों यहाँ पर वॉक करते हुए एंजॉय करते हुए घर जाने लग जाते हैं और बातें भी कर रहे थे। वहीं हम जैंग को देखते हैं जो कि कार से ही जा रहा था सेम रास्ते से, और बटलर यहाँ पर उसको इन्फॉर्म करता है कि मिस मोमो और आपका बेटा दोनों ही रोड पर है, क्या हम उनको कार में बैठा करके लिफ्ट दे दें। तो फिर वो भी अपने बटलर से बोलता है ओके, तो फिर तुम कार रोक देना। देन वो कार रोक लेते हैं और मोमो से सवाल करते हैं कि तुम्हारी कार कहाँ गई आखिरकार। तो फिर वो बताती है कि आज मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया और इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं आज वॉक करके घर चली जाती हूँ। और ये देखकर तो जैंग भी कार से उतर जाता है और उन लोगों के साथ चलकर जाने लग जाता है और शाओबाई तो ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। देन जैंग तुरंत ही मोमो से वो कैंडी का पैकेट ले लेता है और शाओबाई उसको बताता है कि असल में ये कैंडी मॉम ने आपके लिए खरीदी है। और ये सुनने के बाद तो जैंग भी यहाँ पर मोमो का शुक्रिया कर देता है और ये देख करके वो स्माइल करने लग जाती है और मोमो भी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हंस रही थी। और फिर वो शाओबाई को टीज करती है और उसके ऊपर काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने लग जाती है। देन हम देखते हैं रात में जैंग और मोमो दोनों बेडरूम में होते हैं और मोमो यहाँ पर जैंग को बताती है कि असल में वो कैंडी ना शाओबाई ने तुम्हारे लिए खरीदी थी, लेकिन उसे बताने में काफी ज्यादा शर्म आ रही थी और इसी वजह से उसने मेरा नाम ले
दिया। और ये सुनने के बाद तो वो भी स्माइल करता है और फिर वो भी सो जाता है। नेक्स्ट हम मोमो को देखते हैं जो कि टीवी देख रही थी और तभी उसके दिमाग में उसकी फ्लावर शॉप के लिए एक आइडिया क्लिक करता है। और इसी वजह से वो हैप्पी होकर तुरंत ही जैंग के पास जाती है और फिर वो उसका हाथ पकड़कर उससे कहने लग जाती है कि मेरे पास में तुम्हारे लिए ना एक गुड न्यूज है। और ये सुनने के बाद तो उसके बटलर को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है और वो एज्यूम कर लेता है कि असल में मोमो ना प्रेग्नेंट है। और फिर वो यहाँ पर जैंग से कहता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिएगा सर, मैं आपकी वाइफ का बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखूंगा और मैं उनकी डाइट का भी बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देने वाला हूँ। तभी शाओ भाई भी यहाँ पर आकर सब कुछ सुन लेता है और मोमो यहाँ पर उससे पूछती है कि आखिरकार ये सब कुछ तुम बोल क्या रहे हो। और शाओ भाई यहाँ पर सोचता है कि शायद उसकी मॉम इनोसेंट होने का प्रिटेंड कर रही है क्योंकि वो ये बात मेरे सामने शेयर नहीं करना चाहती होगी ताकि मैं लेफ्ट आउट फील ना करूँ। और यही सोचते हुए वो भी वहाँ से चला जाता है। और फिर यहाँ पर वो जैंग से बोलती है शायद शाओ भाई को गलतफहमी हो गई है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो ये एज्यूम करके ही यहाँ से चला गया है और इसी वजह से मुझे जाकर के उसको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर देना चाहिए। जैंग यहाँ पे मोमो से बोलता है कि ये सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो अब एक ग्रोन अप है और कुछ चीजें उसको खुद से ही समझने की जरूरत है। बटलर को भी रियलाइज हो जाता है कि वो बहुत बड़ी गलतफहमी में फंस गया था और वो चुपचाप वहाँ से पतली गली से निकल जाता है। और इसके बाद मोमो यहाँ पर जैंग से बताती है कि उसे अपनी फ्लावर शॉप के लिए एक बहुत बढ़िया आइडिया मिला है और उससे हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हमें मिलने वाला है और मैंने ना हमारी शॉप का नाम भी सोच लिया है। और ये सुनने के बाद तो जैंग भी उसके लिए काफी ज्यादा हैप्पी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जैंग को देखते हैं जो कि अपने क्लाइंट के साथ पे डिनर पे जाता है और ये जहाँ पर उसको मोमो मैसेज करके बताती है कि बट्टा वैंग को सही में लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और इसी वजह से उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया और मेरे लिए बहुत सारा खाना भी बनवा के रखा है। और यहाँ पर तो जैंग मोमो का मैसेज देखकर बड़ा ज्यादा स्माइल कर रहा था। और यहाँ पर क्लाइंट जैंग से बोलता है कि ये सारा खाना स्पेशली मैंने आपके लिए प्रिपेयर करवाया है और वो भी स्पेशली एक थाई शेफ से बनवाया है। ये जानकर वो खाना टेस्ट करता है और उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा खाना है। इसके बाद हम देखते हैं जब जैंग वहाँ से जा रहा था तो फिर वो उस शेफ से यहाँ पर मोमो के लिए भी खाना बनवाता है। देन वो अपने बटलर से बोलता है कि मुझे ना मोमो की फ्लावर शॉप पर ले चलो। ये लोग जब शॉप पे जाते हैं यहाँ पर मोमो और जैंग एक दूसरे से टकरा जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे। और ये सब कुछ देखने के बाद बटलर स्माइल करने लग जाता है और यहाँ पर जैंग मोमो को खाना देते हुए उसको बताता है कि ये उसके लिए फ्रेश खाना बनवा कर लेकर आया है। और इसके बाद मोमो यहाँ पर खाना निकालते हुए जैंग को देख रही होती है और उसको देखकर वो सोच रही थी इसकी फिजिक कितनी ज्यादा बढ़िया है। फिर वहाँ पर शॉप आया आता है और यहाँ पर मोमो उससे खाना खाने के लिए पूछ लेती है तो फिर वो उससे बताता है कि उसने स्कूल में खाना खा लिया है तो फिर वो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं खाएगा। ये बोलने के बाद वो जाने तो लग जाता है लेकिन मोमो शाओबाई से कहती है कि ये स्पेशल खाना जैंग हमारे लिए लेकर आया है। और ये सुनने के बाद तो वो एकदम सरप्राइज हो जाता है और उससे सवाल पूछता है कि सही में ये डैड पैक करवा कर लेकर आए हैं। तो फिर मोमो बोलती है ऑब्वियसली मुझे तुमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत है क्या। तो शाओबाई बोलता है ठीक है मैं थोड़ा फ्रेशन अप होकर आता हूँ। तो वो उससे कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी आकर खा लो नहीं तो फिर बाद में ये ठंडा हो जाएगा और इसका टेस्ट भी नहीं आएगा फिर तुमको। और ये सुनकर तो वो खुश हो जाता है और फिर वो खाना खाने के लिए बैठ गया था। और फिर यहाँ पर उसको याद आता है कि इस खाने में तो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि वो प्रेग्नेंट वुमेन कंज्यूम करेंगे तो फिर उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो फिर यहाँ पर वो उससे बोल देता है कि मॉम आप ये खाना नहीं खा सकती हो, आपके लिए ये ठीक नहीं है। लेकिन मोमो तो यहाँ पर उसको इग्नोर करते हुए खाना आराम से खाता रही है और एंजॉय करती है। तो फिर वो गुस्सा हो जाता है और शायद यहाँ पे मोमो से बोलता है कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या, आप प्रेग्नेंट हो और आप ये खाओगी तो फिर आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। इस पर यहाँ पर मोमो उसकी सारी गलतफहमी दूर करती है और उसे बताती है कि असल में तुम्हें और बटलर वैंग को बहुत ज्यादा बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं प्रेग्नेंट हुई ही नहीं और ना ही मैंने और तुम्हारे डैड ने ऐसी कोई भी प्लानिंग करी है और इसी वजह से तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम तुमसे पूछने के बाद ही सोचेंगे कि अगर तुम्हें हाफ सिस्टर या ब्रदर की जरूरत है तभी हम इस बारे में कुछ डिसाइड करेंगे और तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और वहीं पर हम जैंग को देखते हैं जो कि शाओ वाई और मोमो को एक साथ में देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि ये दोनों भी आपस में अच्छे से बॉन्ड कर पा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम मोमो को देखते हैं जो कि अपनी नेबर सॉन्ग के साथ में अपनी शॉप पर जाती है और यहाँ पर सॉन्ग तो मोमो की शॉप को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड और हैप्पी नजर आ रही थी और वो उसकी शॉप को कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहती है कि ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और फिर यहाँ पर वो उससे सवाल करती है कि जैंग को इस शॉप से कोई भी इशू नहीं है। तो मोमो उसको बताती है कि नहीं उसको तो कोई भी इशू नहीं है, बल्कि बिल्कुल उसके बिल्कुल अपोजिट, उसने तो मुझे बहुत सारे आइडियाज दिए और मुझे इसके लिए काफी ज्यादा मोटिवेट भी करा था। ये सुनकर तो सॉन्ग एकदम हैरान होकर
सोच में पड़ जाती है और सोचती है लगता है कि जैंग बदल चुका है। और फिर ये सुनने के बाद सॉन्ग यहाँ पे मोमो को कमिटमेंट देती है कि अब से वो उसकी शॉप की रेगुलर कस्टमर बनकर रोज आया करेगी और इसी वजह से तुम मुझे सबसे अच्छे वाले फ्लावर्स के साथ में सर्व करना। और मोमो भी यहाँ पर उसका शुक्रिया कर देती है। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जहाँ पर वो एक जगह पर होता है और उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। फिर यहाँ पर जैंग से उसका असिस्टेंट सवाल करता है क्या वो अपने फैमिली डॉक्टर को कांटेक्ट कर ले। इस पर जैंग अपने असिस्टेंट को गुस्से में देखता है और उसका असिस्टेंट भी ये जानने के बाद एकदम शांत हो जाता है। तभी हम देखते हैं मोमो यहाँ पर जैंग को टेक्स्ट करके बताती है कि उसे उसका फर्स्ट पेमेंट रिसीव हो गया है और ये देखने के बाद तो वो भी स्माइल करता है। फिर वो उसका रिप्लाई करने लग जाता है। ऑन दी अदर हैंड हम मोमो को देखते हैं जो कि बाथटब में बैठकर ग्रुप के मैसेजेस को देख रही थी। सभी लोग उसको मैसेज करके बोल रहे थे कि वो तो बहुत ज्यादा लकी है जो जैंग ने उसको ये बिजनेस स्टार्ट करने से बिल्कुल भी नहीं रोका। नहीं तो हमारे हस्बैंड तो हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग घर में बैठकर ही काम करें और उनकी सेवा करते रहें। और ये देखने के बाद तो वो भी स्माइल करने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि इस एलिट ग्रुप की एक मेंबर नीना नाम की वो मैंने एक यहाँ पर मैसेज में फोटो भेज दी है जो कि एक नेकलेस था और वो सबके सामने फ्लेक्स कर रही होती है कि उसका हस्बैंड तो उसको कितना ज्यादा एडमायर करता है और उसको कितनी अच्छी अच्छी चीजें ला करके देता है। और ये देखकर मोमो को अच्छा नहीं लगता और फिर वो अपने फोन को साइड में रख देती है। वहीं हम देखते हैं जैंग यहाँ पर कार से आ रहा था कि तभी वो डॉक्टर जियांग से मिलता है जो कि यहाँ पर बस स्टॉप पे खड़े होकर के कार का वेट कर रही थी या फिर कोई भी व्हीकल का। यहाँ पर डॉक्टर जियांग को देखकर जैंग रुक जाता है और उसको ऑफर करता है कि आप मेरी कार में आ जाओ, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। जियांग भी यहाँ पर कार में आकर के बैठ जाती है और जैंग जियांग से बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, लास्ट ईयर आपने मेरी ग्रैंड माँ का बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखा था। इस पर जियांग बोलती है कि ऑब्वियसली ये तो मेरा काम है, आफ्टर ऑल ये तो मेरा प्रोफेशन ही है ना। तभी हम देखते हैं मोमो यहाँ पर जैंग को टेक्स्ट करती है और उसका टेक्स्ट देखकर वो स्माइल करने लग जाता है। डॉक्टर जियांग यहाँ पर जैंग से सवाल करती है क्या ये आपकी वाइफ का मैसेज आया है आपको, और ये बात तो आपकी ग्रैंडमा को भी काफी ज्यादा पसंद आएगी कि आपका और आपकी वाइफ का आपस में रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छा होता जा रहा है। और जैंग भी यहाँ पर डॉक्टर जियांग को ड्रॉप कर देता है लेकिन दो वुमेन यहाँ पर उसको ड्रॉप करते हुए नोटिस कर लेती हैं और ये लोग आपस में गॉसिप करने लग गई थी। आफ्टर ऑल इन लोगों को और काम भी क्या है इसके अलावा। ये लोग गॉसिप करते हुए बोल रही थी कि जैंग तो मैरिड है लेकिन तब भी देखो किसी और वुमेन के साथ में घूम रहा है और ये पक्का अपनी वाइफ को चीट कर रहा होगा। ये एलीट लोग तो हमेशा ऐसे ही करते हैं अपनी वाइफ के साथ में। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग ये बात सीसी को इन्फॉर्म कर देते हैं और सीसी असल में मोमो की पड़ोसन है और ये बात वो ग्रुप में सबको बता देती है और ये बात तो एकदम आग की तरफ फैल गई थी और इसी वजह से सभी लोग जैंग को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से जज करने लग गए थे। और मोमो ने भी ये सारे के सारे मैसेजेस देख लिए थे और इन सबको देखने के बाद उसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इन सारे 10 मैसेजेस का रिप्लाई करने का सोचती है लेकिन फिर उसका ख्याल आता है कि उसने तो एक अग्रीमेंट शादी करी है तो फिर अगर जैंग अफेयर चला भी रहा है तो फिर उसे ज्यादा कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। और यही सोचते हुए वो अपना फोन साइड में रख देती है। उसी तरफ हम सीसी को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड मिस्टर वू को बताती है कि किस तरीके से जैंग अपनी वाइफ मोमो को चीट करा है। इसी वजह से ये बात तो मैंने पूरे के पूरे ग्रुप में फैला दी है। ये जानकर तो मिस्टर वू सीसी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर भी है, तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है। फिर वो साइड में जाकर जैंग को कॉल करते हैं और फिर वो उससे कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उनकी वाइफ उनके साथ में ऐसा सब कुछ कर सकती है और इसीलिए मैं आपसे बहुत ज्यादा माफी चाहता हूँ। जैंग यहाँ पर कंफ्यूज होकर मिस्टर वू से सवाल करता है कि आखिरकार तुम किस बारे में सवाल कर रहे हो। नेक्स्ट डे हम मोमो को देखते हैं जो कि अपने शॉप में थी कि तभी उसकी एक और नेबर उसकी शॉप में आ जाती है और उसका नाम मिसेस सुन है। मिसेस सुन यहाँ पर मोमो को अपने घर पर गेम खेलने के लिए इनवाइट करती है। मोमो यहाँ पर उससे कहती है कि देखो तुम्हारी इनविटेशन के लिए मैं तुम्हारे सबसे पहले तो शुक्रिया करना चाहती हूँ लेकिन आई एम सो सॉरी मैं उसे अटेंड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी शॉप न्यू है और इसका मुझे अभी ख्याल रखने की जरूरत है तो फिर मुझे 24 घंटे यहाँ अवेलेबल रहना चाहिए। लेकिन मिसेस सुन उससे कहती है कि तुम हर टाइम यही बोलती हो लेकिन इस बार मैं कोई भी बहाना नहीं सुनने वाली हूँ तुम्हारा, इसलिए तुम टाइम से मेरे यहाँ पर गेम में पहुँच जाना। थोड़ी देर बाद हम मोमो को देखते हैं जो कि असल में उसके घर पहुँच गई थी और मिसेस सुन भी उसको देखकर काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सीसी भी पहुँच जाती है और वो बताती है कि असल में वो अपने हस्बैंड की वजह से इस पार्टी में काफी ज्यादा लेट हो गई थी। और इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये सबके सब लोग आपस में कार्ड्स खेलने की बातें करने लग जाते हैं और मोमो यहाँ पर सोचती है कि ये लोग सट्टा खेलने वाले हैं और जुआ खेलने के लिए मेरे पास में तो पैसे ही नहीं है। अपना फोन चेक करने की कोशिश करती है कि यूपीआई यूज कर लेगी लेकिन उसका फोन भी बंद हो जाता है, बैटरी नहीं थी ना। देन ये लोग यहाँ पर गेम स्टार्ट कर देते हैं और मोमो हर गेम जीते जा रही थी। ये देखने के बाद मिसेस सुन तो एकदम इम्प्रेस हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड सीसी उससे जेलस होने लग जाती है। और गेम के बाद हम देखते हैं यहाँ पर मिसेस सुन वॉशरूम चली जाती है और सीसी ने मोमो का हाथ पकड़ लिया था और वो उससे कहने लग जाती है कि मुझे अच्छे से पता है कि ये टाइम तुम्हारे लिए काफी
ज्यादा डिफिकल्ट है और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा है। लेकिन मूमू को तो इन बातों से जरा सा भी फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर जैंग को देखते हैं जो कि घर आ जाता है और बटलर से वो मूमू के बारे में पूछता है। तो फिर बटलर बताता है कि असल में वो पड़ोस में गई है क्योंकि मिसेस सुन ने उन्हें महजोंग खेलने के लिए इंसिस्ट करा था। बटलर यहाँ पर जैंग से सवाल करता है क्या मैं उनको बुलाकर यहाँ पर ले आऊँ। तो फिर वो कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद से उसको पिक करने के लिए चला जाऊंगा। उधर हम सीसी को देखते हैं जो कि मूमू को बार बार यहाँ पर भड़का रही थी जैंग के अफेयर के बारे में बात करके। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जैंग पहुंच जाता है और कहता है कि मूमू को किसी भी एविडेंस की कोई भी जरूरत ही नहीं है। मूमू यहाँ पर जैंग को देखती है और उसके पास जाकर उससे सवाल करती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उससे बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। और मूमू के ख्याल में भी आता है कि अभी हम लोग घर के बाहर हैं और इसी वजह से हमें एक रोमांटिक कपल होने का नाटक करना पड़ेगा। और यही सोचते हुए वो उसे अपने क्लोज कर लेती है और इससे कहती है कि वाओ तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, तुम मुझे पिक करने के लिए यहाँ पर आ गए। और फिर वो उसके कान में आकर बोलती है कि तुम्हें अपने अफेयर को लेकर जरा सी भी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ये सब कुछ खुद से हैंडल कर लूंगी और तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। यहाँ पर उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गॉसिप्स की वजह है और कुछ नहीं। लेकिन तभी वहाँ पर सीसी बोलती है कि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि तुम असल में मूमू को चीट कर रहे हो। असल में जैंग यहाँ पर बोल देता है कि तुम लोगों को ना गलतफहमी हो रही है, मैं तो असल में इसको बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ और तुमने जिस वुमेन के साथ में मुझे देखा था ना वो तो हमारी फैमिली डॉक्टर थी। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद भी यहाँ पर सीसी उसको बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है और दूसरी दोस्त यहाँ पर उसको शांत रहने के लिए बोल रही थी कि कह रही थी अब तुम्हारा ज्यादा ही हो रहा है। तभी वैसे सुन वहाँ पर आ जाती है और वो अपने फोन में एक न्यूज देखकर बताती है कि तुम्हारा हस्बैंड किसी और वुमेन के साथ में पार्टी कर रहा है। और ये सुनने के बाद तो वो एकदम हैरान हो जाती है और ये सब लोग फोटोज भी देखने लग जाते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर सीसी बैठ जाती है और वो यहाँ पर खुद को ही नेग्लेक्शन में डाल रही थी और कह रही थी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर हम देखते हैं यहाँ पर मूमू जैंग से सवाल करती है क्या तुम मुझे अपना फोन दे सकते हो क्योंकि मेरे फोन में बिल्कुल बैटरी नहीं बची है। यहाँ पर वो उसको फोन दे देता है और वो भी वो न्यूज देख लेती है और उसको पता चलता है कि मिस्टर वो सही में किसी और लड़की के साथ में मस्त पार्टी करके एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर सीसी मूमू से बोलती है कि बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी अब तो तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। यहाँ पे मूमू उसको चुपचाप देखती है और उससे कहती है कि भला मुझे इस चीज से क्यों ही खुशी मिलेगी और वैसे भी मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। उस पर सीसी मूमू से बोलती है मैं अच्छे से जानती हूँ तुम किस टाइप की हो, तो फिर ज्यादा ना यहाँ पर अच्छी बनने का नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर जैंग बोलता है कि चलो मूमू यहाँ से हम चलते हैं, लेकिन मिसेस सोनू से बोलती है कि आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे घर पे आए हो तो फिर आप लोगों को डिनर करके ही जाना चाहिए। जैंग बोलता है कि अभी हम लोगों को लेट हो रहा है, हम लोग फिर कभी आ जाते हैं या फिर आप हमारे घर आ जाइएगा। और ये बोलने के बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर जब आते हैं तो फिर बटलर वैंग यहाँ पर जैंग को कार कीज दे देता है और मूमू से सवाल करती है कि हम लोग घर नहीं जा रहे हैं क्या। ये सुनकर तो वो कार का डोर ओपन करता है और उससे कार में बैठने के लिए बोल देता है। फिर कार में बैठने के बाद जैंग यहाँ पर मूमू से बोलता है कि अगर अगली बार तुम्हें कहीं जाने का मन ना हो ना तो फिर तुम कोई मत जाना, क्योंकि तुम्हें जहाँ जाने का मन नहीं है वहाँ तुम्हें जाने के लिए कोई भी फोर्स नहीं करने वाला है। मूमू यहाँ पर कहती है कि मैं तो आकर बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा पैसे जीत लिए इन लोगों का गेम खेल के। और अब हम लोग डिनर पे चलते हैं और ये ट्रीट मेरी तरफ से होने वाली है। और ये सुनने के बाद तो वो दोनों स्माइल करने लग जाते हैं और फिर वो दोनों यहाँ पर कार में बैठकर मस्त साथ में निकल जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड हम शाओबाई को देखते हैं जो कि घर आ रहा था और वो दो सर्वेंट्स को बात करता हुआ सुन लेता है और वो सुन लेता है कि असल में उसके डैड का किसी और के साथ में अफेयर चल रहा है। और ये जानने के बाद तो वो भी एकदम शॉक्ड हो जाता है। ये सुनने के बाद तो उसके हाथ की बास्केटबॉल भी उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। उसी तरफ हम मूमो को देखते हैं जो कि साथ में जा रहे थे और जैंग उसको बारबेक्यू जाने का आइडिया देता है और वो भी ये बात जानकर हैप्पी हो जाती है। तभी मूमो की नजर रास्ते में जाती है जहाँ पे शाओबाई बैठा हुआ था। वो कार रुकवाती है और शाओबाई से सवाल करती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो तो उन लोगों को देखकर एकदम नर्वस हो जाता है और यहाँ पे मूमो कहती है हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चल लो। शाओबाई सोचता है शायद हम लास्ट टाइम साथ में डिनर करने के लिए जा रहे हैं और इसीलिए वो भी कार में आकर के बैठ जाता है। और यहाँ पर जैंग और मूमो के बीच में तो बहुत ज्यादा नॉर्मली बात हो रही थी। शाओबाई ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि इन दोनों को देखकर लग ही नहीं रहा कि ये लोग डिवोर्स लेने वाले हैं। फिर ये लोग डिनर करते हैं और यहाँ पर मूमो फैमिली कॉम्बो ऑर्डर करती है और शाओबाई सोच रहा था कि इन्हें चीट किया जा रहा है, लेकिन तब भी देखो कितना ज्यादा फैमिली के बारे में ही सोच रही है। इसी वजह से इन लोगों के बीच में थोड़ी टेंशन बढ़ने लग जाती है और यहाँ पर जैंग ये सब कुछ देखकर सोच में पड़ जाता है कहीं शाओबाई को एग्रीमेंट मैरिज के बारे में सब कुछ पता तो नहीं चल गया। लेकिन तभी शाओबाई यहाँ पर रिवील करता है कि उसने बातें सुनी है कि उसके डैड का किसी और के साथ में अफेयर चल रहा है। पर यहाँ पर जैंग उसको बताता है कि असल में लोगों को गलतफहमी हो गई है क्योंकि मैं डॉक्टर जियांग को ड्रॉप करने के लिए चला गया था, बस का वेट कर रही थी, इसी वजह से मैंने सोचा कि उसकी मदद कर देता हूँ। और यहाँ पर शाओबाई भी ये बात समझ जाता है और कहता है हाँ उन्हें तो मैं भी जानता हूँ और मैं जब छोटा था तो फिर उन्होंने मुझे भी ट्रीट किया था। ये लोग खाना खाते हैं और यहाँ पर जैंग शाओबाई
शाओबाई को थोड़ा खाना खिलाता है और मोमो को बहुत सारा। और ये देखने के बाद तो शाओबाई भी एकदम देखने लग गया था। नेक्स्ट सीन में हम मोमो को देखते हैं जो कि सोच रही थी कि नोवेल की स्टोरी तो बहुत ज्यादा अच्छे से चेंज हो रही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द नोवेल अभी तक तो ग्रैंड माँ इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है और इसीलिए मुझे एक बार ग्रैंड माँ से मिलने के लिए चले जाना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि मोमो के पास में जैंग आता है और वो उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो उससे कहता है कि वो अफेयर वाली बात रूमर थी, तो वो उससे कहती है कि अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो फिर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कि हम दोनों तो वैसे भी एक दूसरे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं। बस तुम इस चीज को मेक श्योर करना कि किसी को तुम्हारे अफेयर के बारे में पता ना चले। जैंग ये बात सुनकर अपसेट हो जाता है और वो उससे बताता है कि मुझे कोई भी लड़की अच्छी नहीं लगती। ये सुनकर मोमो सोचती है कि कहीं इसको लड़के तो नहीं पसंद। उसके क्लोज आकर उसको बताता है ना उसको कोई लड़का पसंद है और ना ही कोई लड़की, और फिर ये बोलकर वो अपनी फाइल उठा करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम मोमो को देखते हैं जो कि सो रही होती है कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है। तो उसको यहाँ पर एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। वो भी यहाँ पर बोल देती है ओके मैं तुम लोगों से बाद में आकर मिलती हूँ, और फिर यहाँ पर वो मस्त दोबारा से सो जाती है। और फिर हम देखते हैं वो ऑफिस में जा रही होती है अगले सीन में, और कुछ लड़के उसको देखकर उसके ऊपर कमेंट करने लग जाते हैं कि कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है ये। और एक लड़का बोलता है कि अगर मैं इसके ऊपर ट्राई करूंगा तो ये तो मुझसे जरूर बात करेगी, आफ्टर ऑल मैं इतना ज्यादा बड़ा हैंडसम हंग जो हूँ। उसके दोस्त भी यहाँ पर उसको मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम्हें एक बार उस लड़की के ऊपर ट्राई कर लेना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड हम जैंग को देखते हैं जिसके पास से उसका असिस्टेंट आकर उसको इन्फॉर्म करता है कि उसकी वाइफ ऑफिस में आई है, क्या उसे उसके केबिन में भेज दूं। जैंग तो यहाँ पर एकदम हैरान हो जाता है और अपने असिस्टेंट से सवाल करता है क्या वो सही में यहाँ पर आई है। और फिर वो अपने असिस्टेंट से सवाल करता है क्या मेरे बॉस को इस बारे में पता ही नहीं था। और फिर वो मोमो को सवाल करता है कि यहाँ पे कॉल करके कि वो कहाँ पर है, तो वो उसको बता देती है कि वो उसके ऑफिस आई हुई है। तो वो उससे बोलता है ठीक है मेरा काम भी खत्म हो गया है तो फिर हम लोग साथ में चलेंगे। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर बाहर ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। फिर ये लोग जब कार के पास आते हैं तो फिर यहाँ पर एक स्टिकी नोट लगा हुआ था जो कि उन्हीं लड़कों में से किसी एक लड़के ने रखा था ताकि मोमो यहाँ पर उससे कांटेक्ट कर सके, और उसने अपनी सोशल्स की अकाउंट की आईडी भी दे रखी थी उसको। मोमो यहाँ पर हंसने लग जाती है और फिर उस स्टिकी नोट की पिक्चर क्लिक कर लेती है। जैंग यहाँ पर उससे सवाल करता है तुम सही में उस लड़के को टेक्स्ट करने वाली हो। तो वो उससे कहती है कि नहीं नहीं मैं तो वैसी फोटोज ले रही थी। और यहाँ पर वो उसकी फोटोज भेजकर अपने असिस्टेंट को ही करता है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था इसकी वजह से। ऑन दी अदर हैंड हम उस लड़के और उसके ग्रुप को देखते हैं। यहाँ पर तो ये लोग मोमो के बारे में बात कर रहे थे, असिस्टेंट भी उनके पास चला जाता है और फिर उसकी पिटाई कर देता है। ये सब कुछ सुनने के बाद में असिस्टेंट उन लोगों को धमका देता है कि आगे से तुम लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करना वरना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा ही नहीं। फिर असिस्टेंट आगे बढ़ जाता है और फिर वो जैंग को कॉल करके बताता है कि मैंने आपका काम कर दिया है और अब वो लोग बिल्कुल भी आपको ऐसे परेशान नहीं करेंगे। वहीं पर हम मोमो को भी देखते हैं जो कि जैंग के साथ में कार में थी और वो उससे सवाल करती है क्या कुछ काम वगैरह करवा रहे थे तुम। तो वो उससे कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो यहाँ पर उससे घूमने के बारे में बात करता है और ये लोग यहाँ पर खुश होने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मोमो को देखते हैं जो कि टीवी देख रही थी, तभी शाओबाई भी घर पे आ जाता है। और यहाँ पर मोमो उससे सवाल करती है कि तुम हमारे साथ में रिजॉर्ट चलोगे, और यहाँ पर वो भी इसके लिए मान जाता है। फिर मोमो यहाँ पर शाओबाई से कार्टून देखने के लिए बोलती है, तो फिर वो उससे कहता है कोई मैं बच्चा नजर आ रहा हूँ जो मैं कार्टून देखूंगा, लेकिन वो कार्टून लगा के बिठा लेती है उसको। फिर यहाँ पर वो उससे स्नैक्स मंगवाती है, वो उससे कहता है कि आप खुद ले लो। तो फिर वो कहता है मुझसे छोटे और तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। इस पर वो भी उसके लिए स्नैक्स लेने के लिए चला जाता है। फिर जब वो वापस आ रहा था तो फिर वो जैंग से मिलता है और वो उसको नर्वस होकर बताता है कि वो अपनी मॉम के साथ में कार्टून्स देख रहा था, उन्होंने मुझसे ये स्नैक्स मंगवाए। और फिर वो भी उससे सवाल करता है कि आप भी हमारे साथ कार्टून्स देखोगे। और ये बोलने के बाद वो सोच में पड़ जाता है कि उसे ये सवाल अपने डैड से करना नहीं चाहिए था। जैंग यहाँ पर शाओबाई से बोल देता है कि मुझे बहुत ज्यादा काम है तो फिर तुम लोग कार्टून देख लो, मुझे नहीं देखने। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं यहाँ पर शाओबाई मोमो के पास में वो स्नैक्स ले जाता है और मोमो से खुश होकर उसको सर सहलाती है। ये लोग यहाँ पर कार्टून्स देखते हुए एंजॉय करने लग जाते हैं। जैंग भी यहाँ पर उन दोनों को खुश देखकर खुश हो रहा होता है। फिर हम मोमो को देखते हैं जिसको उसकी दोस्त कॉल करके बताती है कि मैंने तुम्हारी शॉप पे करने के लिए एक वर्कर को ढूंढ लिया है। वो उससे कहती है ठीक है उसका कॉन्टेक्ट मुझे भेज देना और शॉप पे भेजकर मैं उसका इंटरव्यू ले लूंगी। इस सीन में हम चेंग जाओ नाम के लड़के को देखते हैं। मोमो भी उसको देखती है और उससे पूछती है कि तुम इतनी ज्यादा यंग एज में यहाँ पर काम क्यों करना चाहते हो। तो फिर वो यहाँ पर अपनी एक्सपर्टीज रख देता है और कहता है क्योंकि उसे ये शॉप काफी ज्यादा पसंद है और उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसको एक अच्छा पे भी मिलने वाला है। मोमो से कहती है ये बिजनेस अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट करा है तो फिर ये एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा पे मिल जाएगा यहाँ पे काम करने से। यहाँ पर वो कहता है ठीक है मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, और फिर ये दोनों साथ में डील कर लेते हैं। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से हैंडशेक भी करते हैं। दी अदर हैंड हम जैंग को देखते
हैं जो कि मीटिंग में होता है कि तभी मोमो उसको मैसेज करती है। जैंग यहाँ पर अपने असिस्टेंट को इशारा करता है और मीटिंग यहीं पर एंड हो जाती है। यहाँ पर मोमो यहाँ जैंग को मैसेज करके बोल रही थी कि उसे रिजॉर्ट के लिए शॉपिंग करनी है, तो फिर तुम मुझे बता दो कि तुम्हारे लिए मुझे क्या क्या लेना चाहिए। फिर वो उससे कहता है तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें वहीं पर सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो उससे कहते तुम्हें क्या पता अगर घूमने जाओ और शॉपिंग ना करो तो फिर सब कुछ एकदम अधूरा अधूरा लगता है। ये सुनकर वो स्माइल करता है और फिर वो उससे बातें करने लग जाता है और फिर वो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि मोमो के लिए किसी भी ड्राइवर को भेजने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उसे खुद पिक करने के लिए चला जाऊंगा। दूसरी तरफ हम मोमो को देखते हैं जो कि शॉपिंग कर रही थी और इसी बीच वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई। मोमो बाहर आकर किसी टैक्सी का वेट करने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि जॉ भी वहाँ पर अपनी कार में आ जाता है और वो मोमो से सवाल करता है क्या वो उसको ड्रॉप कर दे। रास्ते में काफी ज्यादा ट्रैफिक भी होगा और मोमो भी यहाँ पर उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। तभी हम देखते हैं जैंग यहाँ पर मोमो को कॉल करके बताता है कि वो उसको पिक करने के लिए आ रहा है, लेकिन वो उससे कहती है तुम्हें आने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपने न्यू एम्प्लॉय सायो के साथ में चली जाऊंगी। और ये जानने के बाद तो वो अपसेट हो जाता है और फिर वो फोन भी कट कर देता है। जैसे ही हम देखते हैं मोमो घर पहुंचती है तो फिर वो वहाँ पर जाओ को पाती है और वो उससे पूछती है कि आज तुम बड़ी जल्दी घर आ गए। वो यहाँ पर से उसका सामान ले लेता है और फिर उसको पानी ऑफर करता है और फिर वो उससे कहता है अगली बार अगर तुम्हें कहीं से भी पिक और ड्रॉप होना हो तो फिर तुम मुझे फोन कर सकते हो, किसी और की मदद लेने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। इस पर वो उससे कहती है तुम इतना ज्यादा बड़ा बिजनेस करते हो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो। और ये देखने के बाद तो वो स्माइल करता है। फिर वो उससे बताती है कि मैं तुम्हारे लिए भी शॉपिंग करके आई हूँ, लेकिन तुम अपना साइज वगैरह देख लेना क्योंकि तुम्हारे साइज के बारे में मुझे तो कोई भी आइडिया नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोमो यहाँ पर फेस मास्क लगाकर घूम रही थी कि शायो वायो उसको देखकर एकदम घबरा जाता है। फिर वो उससे कहती है अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी वजह से तो मैं भी बहुत ज्यादा डर गई। और फिर वो उससे बताती है कि वो उसके लिए शॉपिंग करके लाई है, तो फिर वो सारी की सारी शॉपिंग को देख सकता है। यहाँ पर वो बताती है कि वो जैंग के लिए रेड कलर के क्लोथ्स लेकर आई है। ये जानकर तो शाओ भाई एकदम हैरान हो जाता है और पूछता है क्या उसके डैडी सब पहनेंगे। तो फिर वो उससे कहती है ऑफ कोर्स वो तो पहनेगा ही मेरे लाए हुए कपड़े। इसी तरफ हम एक हुई नाम की लड़की को एयरपोर्ट पे देखते हैं और वो अपने असिस्टेंट के साथ में खड़ी थी और सवाल कर रही थी क्या वो लोग आने भी वाले हैं। असिस्टेंट कहती है ऑब्वियसली जब उन्होंने बोला है तो फिर वो लोग आएंगे ही। फिर हम देखते हैं यहाँ पर मोमो जैंग और शाओ भाई एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। मोमो तो एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। ऑन दी अदर हैंड शाओ भाई बेचारा लगेज लेकर के परेशान हुआ जा रहा था, इसी वजह से उसका तो एक सूटकेस भी ओपन हो जाता है। वहीं हम हुई को देखते हैं जो कि जैंग को हेलो बोलती है, लेकिन जैंग उसको पहचानता भी नहीं है और उससे पूछता है कि आप कौन हो। हुई उससे बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए रिजॉर्ट में एक रूम बुक करवाया। तो फिर वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो अपने लिए पूरा का पूरा रिजॉर्ट ब्लॉक करा रखा है। और फिर वो मोमो को देखती है और उसको देखकर उसको अच्छा भी नहीं लगता। जब हम शाओ भाई को देखते हैं जो कि मोमो से सवाल करता है कि आप इसको जानती हो। तो फिर वो कहती है नहीं, मैं भी इसको फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ। और फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं हुई यहाँ पर अपने असिस्टेंट से बोलती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पर आ रहा है। असिस्टेंट कहती है आप ही ने तो बोला था ना कि हम जैंग की फैमिली के बारे में बात न करें, उसके बच्चे और उसकी वाइफ के बारे में। सुनकर तो उसको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ हम मोमो को देखते हैं जो कि स्नोफॉल होता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। शाओ भाई यहाँ पर से बोलता है कि तुम तो इतना ज्यादा खुश हो रही हो जैसे कि तुमने फर्स्ट टाइम स्नो देखा हो। और वो यहाँ पर उसको मारती है और कहती है कि तमीज से और मुझसे ना ऐसे मजाक मत उड़ाओ। उसके बाद यहाँ पर उनका स्वागत होता है और शाओ भाई इस चीज से नाराज हो जाता है कि उसको तो किसी ने भी एड्रेस नहीं किया। तो फिर मोमो से कहती तुम अपने पेरेंट्स के साथ में आए हो इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। फिर ये लोग अंदर होते हैं और मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मोमो और जैंग अपना रूम देखने के लिए जाते हैं और बाद में जैंग मोमो और शाओ भाई का अच्छा बॉन्ड देखकर काफी ज्यादा हैप्पी हो रहा होता है। दूसरी तरफ हम हुई को देखते हैं जो कि जैंग को कॉल करके उससे बताती है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ प्लान किया है, तो फिर क्यों ना तुम भी आ जाओ मेरे पास में, कि मैं तुमसे मिलकर अपनी डील के बारे में भी बात करना चाहती हूँ। लेकिन अगर तुम नहीं भी आना चाहते तो भी इट्स ओके। तो वो उससे बोलता है कि हाँ मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, तुमसे फिर कॉल भी मिल लूंगा। और ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। और ये सब कुछ देखने के बाद तो उसको भी बड़ा ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचती है ये सब कुछ पक्का यहाँ पे मोमो के लिए कर रहा है कि इन दोनों को तो मैं साथ में बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। फिर हम देखते हैं वहाँ पे शाओ भाई आता है और कहता है मुझे और मॉम दोनों को भूख लग गई है, तो फिर हम लोग खाना खाने के लिए चले। तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ये लोग खाना खा के बाहर आते हैं और यहाँ पर मोमो यहाँ बहुत ज्यादा एटीट्यूड के साथ में बोल रही थी। मैंने तो बोला ही था ये रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि मैंने पहले से यहाँ के रिव्यू देख लिए थे और इसी वजह से मेरे सजेशंस कभी भी फेल नहीं होते हैं। और शाओ भाई स्माइल करके उसको बोलता है कि हाँ तुम हमेशा सही होती हो और यहाँ का खाना भी काफी ज्यादा अच्छा था। फिर यहाँ पे मोमो बताती है आते हुए मैंने रास्ते में एक स्टोर देखा था, तो फिर क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे। तो फिर शाओ भाई तो बोल देता है हाँ, लेकिन जैंग बोलता है कि मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, तो फिर तुम लोग चले जाओ। यहाँ पर तो मोमो मजाक में शाओ भाई से बोलते है तुम्हारे डैड बूढ़े हो रहे हैं और यहाँ पे ये लोग हंसते हुए चले जाते हैं। फिर हम शाओ भाई को मार्केट में देखते हैं, इसके पास में हुई आती है और वो उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो उसको कोई खास जवाब नहीं दे रहा था। और फिर वहाँ पे मोमो भी पहुंच जाती है। उसको देखकर तो हुई भी कुछ नहीं बोलती और फिर वो शाओ भाई से बोलती है अगर तुम्हें कहीं भी बाहर जाना हो तो फिर तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शाओ भाई और मोमो दोनों ही हुई का मजाक बनाने लग जाते हैं क्योंकि उसका बिहेवियर इतना ज्यादा ऑड था। नेक्स्ट हम यहाँ पे पूरे परिवार को देखते हैं। ये लोग स्कीइंग के लिए गए हुए थे और इन लोगों ने वही कपड़े पहन रखे थे जो कि असल में मोमो इन लोगों के लिए लेकर के आई थी। यहाँ पर कुछ लड़के मोमो को देखकर बहुत ज्यादा स्माइल करते हैं और उसके पास जाने का सोचते हैं,
लेकिन दूसरा लड़का उन लोगों को रोक लेता है और कहता दिख नहीं रहा उस लड़की के पास में 2 बॉडीगार्ड्स है, उसके पास जाना मतलब मौत से टक्कर। ये सुनने के बाद तो शाओ भाई अपना चश्मा लगा लेता है और वो स्कीइंग करने के लिए तैयार हो गया था। फिर यहाँ पर मूमू शेंग से कहती है कि तुम कितने ज्यादा मस्त लग रहे हो मेरे पसंद के कपड़ों में, देखा कितनी ज्यादा बढ़िया पसंद है मेरी। फिर वो शाओ भाई को देखकर कहती तुम अपने डैड जितने अच्छे तो नहीं लग रहे हो लेकिन पिंक में क्यूट तो लग ही रहे हो। और फिर हम मूमू को देखते हैं जैसे वो स्कीइंग करने की ट्राई करती है तो फिर वो तो नीचे गिर जाती है। जैंग यहाँ पर उसको उठाता है और फिर से कोशिश करने के लिए बोलता है लेकिन वो उससे कहती है कि मुझे ये नहीं आती तो फिर तुम लोग ही कर लो, मैं ये चीज में हाथ पैर नहीं मारूंगी अपने यहाँ पर। लेकिन फिर भी उसको इंसिस्ट करता है और फिर वो यहाँ पर उसको रिंग पे बैठा कर स्नो में एंजॉय करवाता है। ये लोग एंजॉय कर रहे थे और शाओ भाई उन लोगों की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों बैठे हुए थे कि तभी एक बच्चा उनसे टकरा जाता है और ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मूमू को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खाना खा लेती है और फिर उसका पेट भी बड़ा हो गया था और यहाँ पे शाओएंग उससे बोलता है कि हमारे फैमिली के पास तो बहुत ज्यादा पैसे हैं तो फिर आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है खाने की। फिर हम देखते हैं कि शेंग को यहाँ पर हुई का मैसेज आता है और वो उससे पूछती है क्या वो फ्री है क्योंकि उससे जरूरी बात करनी है। इस बार हम देखते हैं कि जेंग भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो उससे मिलने के लिए जाता है तो वो कहती है मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओगे, असल बात तो ये है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यहाँ पर इन दोनों के बीच में बात होती है और हुई यहाँ पर जेंग को ब्लैकमेल करने लग गई थी और इसी वजह से वो भी टेंशन में आ गया था। वापस जब वो घर आता है तो फिर वो उसी की टेंशन ले रहा होता है और मोमो उसको नोटिस करती है और उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना। वो बोल देता है कि वो ठीक है लेकिन वो उससे कहती है कि तुम्हें देखकर तुम नहीं लग रहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो, काफी ज्यादा अपसेट नजर आ रहे हो। वो उससे बोलती है कि तुम मुझे कोई भी बात बता सकते हो और ये बोलने के बाद वो शार लेने के लिए चली जाती है। और नेक्स्ट हम देखते हैं वो बाथटब में बैठी हुई थी। यहाँ पे मौसम खराब हो गया था और लाइट चली जाती है, उस वजह से वो घबरा जाती है। जेंग उससे पूछता है तुम ठीक तो हो, तो वो बताती है वो बाथटब में है और अंधेरे की वजह से उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। फिर वो उसको बाथरोब आकर दे देता है लेकिन ये सब कुछ उन दोनों के लिए एम्बेरसिंग था और वो उसे बिना देखे ही आकर बाहर आ जाता है। लेकिन वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो बाहर आती है और वो उससे कहती है कि उसने बाथरोब पहन लिया तो वो उसको देख सकता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर स्पार्कलिंग होने लग जाती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और वो उससे पूछती है अचानक से ये पावर कट कैसे हो गया। उससे कहता है खराब मौसम की वजह से हुआ है, तुम टेंशन मत लो, थोड़ी देर में लाइट वापस आ जाएगी। फिर यहाँ पर वो उससे कहता है तुम्हें देखकर लग नहीं रहा था कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता होगा। तो वो कहती है कि नहीं मुझे किसी चीज से भी डर नहीं लगता। और फिर हम देखते हैं लाइट आ जाती है और फिर भी ये दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। फिर यहाँ पर वो उससे बोल देती है उसे नींद आ रही है। वो भी उससे पूछता है क्या तुम कल मेरे साथ एक जगह पे चलोगी, तो फिर वो मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शाओ भाई को देखते हैं जो कि जेंग और मूमू को आवाज देता है लेकिन वो दोनों यहाँ पर नहीं थे। दी अदर हैंड हम जेंग और मूमू को देखते हैं जो कि शाओ भाई की मॉम की ग्रेव पे आए हुए थे। और फिर यहाँ पर हमें रियलिटी पता चलती है कि असल में शाओ भाई का रियल डैड जेंग नहीं है बल्कि वो उसकी सिस्टर का सन है जो कि घर से चली गई थी और फिर वो प्रेग्नेंट होकर वापस आई। शाओ भाई को बर्थ देने के बाद वो नहीं बच पाई थी और यहाँ पर उसको रिग्रेट हो रहा था कि वो शाओ भाई का इतना ज्यादा अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहा है। तो फिर मूमू से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम उसको बहुत ज्यादा अच्छे से रख पा रहे हो। उसकी बातें सुनकर यहाँ पर जेंग को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो अपनी फीलिंग्स उसके आगे कन्फेस करता है कि अब वो भी उसको लाइक करने लग गया है। ये सुनकर वो भी शर्मा जाती है और फिर हम देखते हैं ये दोनों वहां से निकलने लग जाते हैं। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।